पिछले कुछ सालों में जो भारत की विदेश नीति में डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनसे ये प्रूव होता है कि भारत की विदेश नीति का जो स्टाइल है उसमें सबसे बेस्ट हमारे लिए रशिया ही हमको सूट करता है। ये अमेरिका से लेकर कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ये सभी वेस्टर्न देश ऐसे हैं जो दिन रात दोस्ती की बातें करते रहेंगे, लेकिन जब मौका आएगा उसको साबित करने का, उस समय यही वेस्टर्न देश सबसे पहले भाग जाते हैं और उल्टा भारत के ऊपर ही सवाल खड़ा करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस यूरोपियन यूनियन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, उन्होंने भारत को चैलेंज किया है। ब्रिटेन ने भारत के मसले में टांग अड़ाने से इनकार कर दिया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे अब इजराइल को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ गया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको दूसरे चैनल्स के ऊपर नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर फिर ऐसी घटिया हरकत की है जिससे सारा मूड ऑफ हो गया है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास काफी अच्छा मौका था कि ये लोग अपना माइंडसेट बदलते और भारत के साथ एक नई पार्टनरशिप बिल्ड होती, जिसको देखकर इवन अमेरिका और चाइना भी नर्वस हो जाते। सारा कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अगेन एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन ने भारत को एक बड़ी सीख दे दी है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछले कल यूरोपियन यूनियन की हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी काजा कलास पाकिस्तान के दौरे पर गई हैं, जो कि यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान जाकर सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीफों की वहां पर लाइन लगा दी है। उस पर तो खैर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल टॉक्स करने के बाद यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसमें इन्होंने भारत के जम्मू कश्मीर का नाम मेंशन किया है और एक तरह से जम्मू कश्मीर के मसले के अंदर दखल दे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान और ईयू की जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि पाकिस्तान की साइड ने यूरोपियन यूनियन को जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर ब्रीफ किया और ईयू ने रशिया के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बारे में पाकिस्तान को ब्रीफ किया, जिसके बाद दोनों साइड्स ने ये कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स का डायलॉग और डिप्लोमेसी की मदद से शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से इनके जो भी सिद्धांत हैं, उन्हीं के हिसाब से सारे मसले डिसाइड होने चाहिए। अब ये जो पैराग्राफ और इसकी वर्डिंग है, ये चीज और भी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने जम्मू कश्मीर मसले और रशिया यूक्रेन वॉर को एक तरह से बराबरी की नजर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की तरह जम्मू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट भी उसी लेवल का एक इंटरनेशनल मसला है, इसलिए दोनों का निपटारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। जबकि भारत कई दशकों से कहते आया है कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मसला है, इसमें हम किसी भी तीसरे देश की दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास ने पाकिस्तान को एक मेजर रीजनल पावर का दर्जा दे दिया है और कहा है कि अमेरिका ईरान टॉक्स को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान जो मदद कर रहा है, हम उसकी सराहना करते हैं। ये कहना है ईयू का। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है। यूरोपियन यूनियन में जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली वगैरह, ये सारे देश भारत के काफी करीबी हैं और ये देश कभी भी अकेले भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाते हैं या फिर अकेले पाकिस्तान के साथ कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू कर जम्मू कश्मीर मसले के ऊपर भारत को टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन, जो इन 27 देशों ने आपस में मिलकर एक फ्रंट बनाकर रखा हुआ है, इसके पीछे से ये पाकिस्तान के साथ जाकर वहां पर डील भी करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करते हैं, पाकिस्तान को MSP प्लस का स्टेटस देकर पाकिस्तान के 70 से 80% गुड्स के ऊपर जीरो टैरिफ भी चार्ज करते हैं। और अब जम्मू कश्मीर का मसला भी यूरोपियन यूनियन की आड़ में ही ये सब देश उठाते जा रहे हैं और इनडायरेक्टली भारत को टारगेट कर रहे हैं। भारत जब भी EU के सबसे पावरफुल देश फ्रांस, जर्मनी या इटली के सामने ये पॉइंट रेज करता है कि यूरोपियन यूनियन को ऐसा करने से रोका जाए, वहां से सामने से ये बहाना मार देते हैं कि EU एक इंक्लूसिव संगठन है और यहाँ पर बाकी देशों के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, वगैरह वगैरह। अब पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन आपस में जो करना है करें, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर मसले को EU ने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल किया है, इसके लिए यूरोपियन यूनियन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत इस चीज के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही कैंसिल कर दे, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की चीजें दोबारा नहीं हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, ब्रिटेन और नेपाल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपको याद होगा, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का जो भारत के साथ डिस्प्यूट है, ये ब्रिटिश इंडिया के समय का है। ब्रिटिश इंडिया भी इसमें पक्षकार है, इसलिए नेपाल की सरकार इसमें यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को शामिल करेगी और यूके की मदद से इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब इसी से संबंधित न्यूज आ रही है कि ब्रिटेन ने भारत और नेपाल के बीच इस मसले के ऊपर दखल देने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि नए नेपाली प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने अपने चीफ एडवाइजर, अपने मुख्य सलाहकार
कुमार ब्यानजंकर को इसी मसले को लेकर काठमांडू में स्थित ब्रिटिश एम्बेसडर रॉब फैन के साथ मुलाकात करने के लिए भेजा था। ब्रिटिश एम्बेसडर के साथ मुलाकात करके बालिन शाह के चीफ एडवाइजर ने ब्रिटिश एम्बेसडर से कहा कि इस मसले में ब्रिटेन की सरकार भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच बॉर्डर को लेकर जो सुगौली संधि साइन हुई थी उसमें ब्रिटेन भी उस समय एक पार्टी था। ऐसे में इस बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन को आगे आना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर पहल करते हैं तो भारत और नेपाल के बीच ये समझौता हो सकता है। इसके ऊपर ब्रिटेन के नेपाल में एम्बेसडर फैन ने कहा है कि ये मामला नेपाल और भारत के बीच का एक बायलैटरल इशू है और ब्रिटेन इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा और ब्रिटेन इसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहेगा। इसमें दखल देने का ब्रिटेन का कोई भी इरादा नहीं है। जिसके बाद नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बालिन शाह के एडवाइजर को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा है। कहने का मतलब है कि नेपाल को एक सहारा था ब्रिटेन का, वो भी अब नहीं रहा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान इजराइल वॉर को लेकर। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर पीस डील की टॉक्स में बिजी था, लेकिन साइड बाय साइड इजराइल लेबनान में ईरान के प्रॉक्सीज और हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। डेली लेबनान में स्ट्राइक्स चल रही थी, जिसके चलते रिसेंटली क्या हुआ कि इजराइल ने लेबनान की सीमा में काफी अंदर घुसकर बाउंड्री के पास लेबनान के एक बहुत ही बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया था। इजराइल ने लेबनान के बॉर्डर एरिया में अपनी सेना भेजकर हिजबुल्लाह को पीछे पुश करते हुए अभी तक 7 किलोमीटर के बड़े हिस्से को कैप्चर कर लिया है। अभी पिछले कल इजराइल ने अनाउंस किया था कि उन्होंने बेओफोर्ट क्लिफ टॉप कैसल को भी कैप्चर कर लिया है, जिसके बाद ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काफी वायरल हो गया है और ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पिछले 26 सालों में लेबनान का सबसे ज्यादा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी इजराइल साउथ लेबनान में काफी डीप चले गया है। ऊपर से इसके बाद इजराइल ने साउथ लेबनान में अनाउंसमेंट की कि इजरायली आर्मी लितानी रिवर को पार कर अब जहरानी रिवर की तरफ आगे बढ़ रही है, जो कि बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यानी इजराइल लेबनान की सीमा के अंदर 7-8 किलोमीटर तक रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो अंदर 35 से 40 किलोमीटर तक डीप जाना चाहता है। 40 किलोमीटर तक एरिया को कैप्चर करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए इजराइल ने जहरानी रिवर तक के पूरे इलाके को कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया है और वहां पर इस पूरे एरिया में जितने भी लेबनान के लोग रह रहे थे उनको जगह खाली करने का ऑर्डर भी दे दिया था। यानी इजराइल की सेना लेबनान में और भी अंदर घुसने की प्लानिंग कर रही है। मसला ये था कि इजराइल की इस कार्रवाई के कारण ईरान ने नेगोशिएशंस को रोक दिया है और कहा है कि सीज फायर की बेसिक कंडीशंस ही फॉलो नहीं हो रही हैं और उन्होंने ये पहले ही कहा था कि सीज फायर ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर भी लागू होगा। लेकिन इजराइल ने लेबनान में अपना मिलिट्री इन्वेजन जारी रखा है, जिसके चलते ईरान ने टॉक्स को रोक दिया है। ईरान के नेगोशिएशंस को रोकने के बाद अब न्यूज आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूटा है इजराइल के ऊपर और ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल कर लेबनान से सेना वापस बुलाने के लिए कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इशू करके अनाउंस किया है कि उनकी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बहुत ही अच्छी और काम की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और अब इजराइल द्वारा लेबनान की राजधानी बेरूत की तरफ कोई भी ट्रूप्स, कोई भी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे और जो भी ट्रूप्स रास्ते में हैं उनको भी वापस मोड़ दिया गया है और अब वो वापस आ रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने आगे बताया कि नेतन्याहू के साथ साथ उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ भी एक बहुत ही अच्छी बात की है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, हिजबुल्लाह आतंकी संगठन जिसके साथ इजराइल आज की डेट में लड़ रहा है उसके साथ यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट बात की है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर अपने हमलों को रोकने के लिए कह दिया है। यानी ना तो इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करेगा और ना ही हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर कोई अटैक करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि अब आगे इजराइल क्या करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के आगे हामी भर लेता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर इजराइल उस चीज को कभी फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस के बारे में। न्यूज आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह सर 3 दिन की फ्रांस विजिट के ऊपर गए हैं, जहां पर ये फ्रांस एयरफोर्स की सीनियर लीडरशिप के साथ साथ राफेल फाइटर जेट्स बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ भी टॉक्स में हिस्सा लेंगे और उसके साथ ही मिसाइल सिस्टम कंपनी MBDA के साथ भी टॉक्स करेंगे, जो भारत को काफी बड़ी रेंज की मिसाइल सप्लाई करती है। MBDA कंपनी से हम मेटियोर, मीका और स्कैल्प मिसाइल्स परचेज करते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये न्यूज आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ की विजिट के साथ साथ भारत सरकार ने फ्रांस की गवर्नमेंट को 114 राफेल फाइटर जेट्स के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेज दिया है, जिसकी कीमत है 3,25,000 करोड़ रुपीस। अगले स्टेप में फ्रेंच गवर्नमेंट और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन अगले 2 से 3 महीने के अंदर इस LOR का भारत को ऑफिशियली जवाब और रिस्पॉन्स देंगे, जिसमें 114 राफेल फाइटर जेट्स की डिटेल प्राइसिंग, डिलीवरी शेड्यूल, लॉजिस्टिक सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पूरा ब्रेकडाउन होगा। फ्रांस के रिस्पॉन्स लेटर को
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेजा जाएगा जो इस डील को साइन करने के लिए फाइनल अप्रूवल देगी और ये डील उसके बाद फ्रांस के साथ साइन कर दी जाएगी। अब चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि ये डील कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम और लेगी। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग 3,25,000 करोड़ रुपीज है। अगर सिंपल मैथ करेंगे तो इसका मतलब है कि एक राफेल फाइटर जेट की कीमत भारत को 2,850 करोड़ रुपीज पड़ रही है। हालांकि डिफेंस डील्स की मैथ्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस 3,25,000 करोड़ रुपीज में फाइटर जेट की कीमत के साथ साथ और काफी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। भारत की डिमांड के ऊपर इसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस किए जाएंगे। राफेल के ऊपर फिट होने वाला वेपन पैकेज भी होगा जिसमें मिसाइल से लेकर बॉम्ब्स और कई तरह के वेपन्स होंगे। अपग्रेड और मेंटेनेंस की भी इसके अंदर कॉस्ट इंक्लूडेड होगी और कई सारी चीजें इंक्लूड होंगी, जिसके बाद ये 3,25,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट बना है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर टॉक्स को वापस से स्टार्ट कर दिया गया है और 8 जून को दोनों देशों के बीच डायरेक्टर जनरल लेवल की बॉर्डर टॉक्स स्टार्ट होने वाली हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का एक डेलीगेशन अगले हफ्ते भारत आएगा और दिल्ली में बीएसएफ के साथ टॉक्स में शामिल होगा। इन टॉक्स के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग, क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज और स्मगलिंग अटेम्प्ट, घुसपैठ करके भारत की सीमा में आने की कोशिश करना, बीएसएफ पर्सनल्स के ऊपर हमले और इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को हैंडओवर करने के मुद्दे के ऊपर बातचीत होगी। पिछली डीजी लेवल की टॉक्स पिछले साल 2025 में अगस्त महीने में हुई थी, जिसके लिए भारत का बीएसएफ का डेलीगेशन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गया था।